वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 2026 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस और 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस, वो भी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को ध्यान से सुने और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद देखेंगे हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और उसके बाद देखेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा, इसका क्वेश्चन अगर देखो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातें कर रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, ये तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। इनकम और एक्सपेंडिचर्स को हम लोग किस अकाउंट के अंदर रख सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो बच्चा, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग इसको रख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, बोला गया यहाँ पे लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, लेगेसी जो होता है हम लोग का अगर हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको वसीयत बोला जाता है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा या हम कह सकते हैं जो हमारे लिए कोई छोड़ के जाता है। तो वैसे ये होता है कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है। किस तरीके के नेचर का होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है, लेकिन इसको हम लोग जो ट्रीटेड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ट्रीट किस तरीके से करना है, इसको जो ट्रीटेड किया जाएगा बच्चा वो किया जाएगा लायबिलिटी साइड। ठीक है, इसको जो ट्रीट किया जाता है वो एक तरीके से लायबिलिटी की तरह इसको ट्रीट करेंगे। और ध्यान रखना मैंने क्या बोला, ये जो होता है लेगेसी हमेशा एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, लेकिन ट्रीट जो करेंगे इसको लायबिलिटी की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म एज, तो यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयता पर परिसंपत्तियों के अवधिकय को क्या कह सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कैपिटल फंड कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कैपिटल फंड। अगर मान लीजिए एक्सेस एसेट हुआ, एसेट ज्यादा है लायबिलिटीज कम है, तो कैपिटल फॉर्म होगा ना, इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये कैपिटल फंड कहलाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम पेड इज, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में लिखा है मानदेय, जिसको ऑनरेरियम बोल सकते हैं यहाँ पे, जो फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम पेड इज, ऑप्शन ए एन इनकम, ऑप्शन बी एन एसेट, ऑप्शन सी एन एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, ये जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के हिसाब से पूछ रहा है ना, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए जो मानदेय होता है भुगतान, आप भुगतान अगर कर रहे हैं दे रहे हैं तो आपके लिए खर्चा ही हो जाएगा, है कि नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंसेस, ये क्या माना जाएगा, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑनरेरियम जो होगा ऑनरेरियम, ठीक है, ऑनरेरियम की अगर बात करें इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में मानदेय। आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा क्या, एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला यहाँ पे एंट्रेंस फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, अब इसको कहां पे ट्रीट करेंगे, एंट्रेंस फीस का। देखो एंट्रेंस फीस है, अगर हम कलेक्शंस कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या बात कर सकते हैं बच्चा, ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन ए ये कैपिटल रिसिप्ट होगा, ऑप्शन बी रेवेन्यू इनकम होगा, ऑप्शन सी लायबिलिटी या नन ऑफ दिस। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो एंट्रेंस फीस होता है ना वो हमेशा एक इनकम होता है, रेवेन्यू इनकम होता है। क्या होता है, रेवेन्यू इनकम। हमने यहाँ पे इसको अगर हिंदी में देख लो, बोला यदि स्पष्टता तय कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या मान लिया जाएगा, रेवेन्यू इनकम। अगर कुछ ना दिया गया होता है हम उसको जो ट्रीट करते हैं वो रेवेन्यू इनकम की तरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस अकाउंट जो बनाते हैं ना उसके हिसाब से बताया गया है, इसको किस तरीके से बात कर सकते हैं भैया, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा लाभ का विनियोजन है। ठीक है, आपने हिंदी में पढ़ लो बच्चों। यहाँ पे अगर बात करो ऑप्शन ए बोला इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑप्शन बी बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ऑप्शन सी बोला गया सैलरी, और ऑप्शन डी बोला गया रेंट। तो हमेशा ध्यान रखें बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है कि नहीं जाता है। अगर आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का फॉर्मेट अगर याद किया होगा तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो बातें कर रहे हैं इसमें से वो हम लोग बातें करते हैं पूंजी पे जो ब्याज होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, सैलरी इस तरफ से अगर बातें करें आ जाते हैं, लेकिन वो भी अगर बात कह रहा है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे निम्न में से कौन सा लाभ का
ध्यान रखना है लाभ का, यहाँ पे ये लाभ का नहीं, ये लाभ है, ठीक है ना। अब बाकी बात ये बोलोगे सर सैलरी भी तो आता है पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में, सैलरी देते है कि नहीं, ये लाभ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन बात करते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉ आर नॉट मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज। बोला कि यहाँ पे जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पे जो ब्याज होगा बच्चा वो क्या होगा, कितने मंथ के लिए होता है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा वो 6 मंथ के लिए होता है। कितना मंथ के लिए होता है, 6 मंथ के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो बोला कि यहाँ पे विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। अब कौन सा खाता खुलवाएंगे भैया, बोला कि साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, फिक्स्ड। ये ध्यान रखो कैपिटल सार क्या होता है, फिक्स्ड। जब कैपिटल अगर फिक्स्ड होगा तो कौन से अकाउंट ओपन किया जाएगा, जैसे फ्लक्चुएशंस कैपिटल की बातें करते हैं, ठीक है ना, उसका करंट अकाउंट की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल जब अगर फिक्स होता है तब क्या होगा, ऑप्शन ए बोला गया ओनली कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी बोला गया ओनली करंट अकाउंट, ऑप्शन सी बोला गया लायबिलिटी अकाउंट, और ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चा यही होगा, ठीक है। कैपिटल एंड करंट अकाउंट हमेशा ओपन होगा जब कैपिटल्स क्या होता है, फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर मान लीजिए एग्रीमेंट अगर नहीं बना हुआ है, और एग्रीमेंट जब नहीं बना हुआ होता है मतलब हम कह सकते हैं डीड नहीं बना हुआ, ठीक है, तो पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, क्या नहीं रिसीव कर सकते, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बोला यहाँ पे साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार पाने का हकदार नहीं है, इनमें से कौन सा हकदार नहीं है, ध्यान रखना इस पे। जब समझौता की अगर बातें हो, साझेदारी संलेख की अगर अभाव हो, लिखा पढ़ी वाली बातें यहाँ पर नहीं हुआ है, डीड अगर नहीं बना हुआ होगा तो क्या होना चाहिए, सैलरी मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल नहीं। तो बच गया चौथा ऑप्शन जो कि डी दिख रहा है, यही होगा, इसमें से कोई भी नहीं मिल सकता है अगर डीड नहीं बना हुआ है तो, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बोला है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आप बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशंस, ऑप्शन सी लिखा हुआ है गेन, या नॉन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखो, अभी अभी मैंने कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बात किया था, तो पार्टनर्स कैपिटल जो होता है वो एप्रोप्रिएशंस होता है, ठीक है, विनियोजन के लिए होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर। आप पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है मतलब साझेदारों के आहरण पे ब्याज को हम लोग कहां पे लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बोला गया लॉस टू बिजनेस, ऑप्शन बी प्रॉफिट टू बिजनेस, ऑप्शन सी प्रॉफिट टू पार्टनर्स, और ऑप्शन डी लॉस टू बैंक। तो बताओ बच्चों ये क्या होने वाला है, बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज प्रॉफिट टू बिजनेस होता है। क्या होता है, प्रॉफिट टू बिजनेस, व्यवसाय के लिए लाभ होता है। अगर साझेदारों का आहरण पे जो ब्याज लगता है इसमें तो प्रॉफिट बना होगा, इसी वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला कि यहाँ पे द रिलेशंस ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। द रिलेशन ऑफ पार्टनर का जो रिलेशन है फर्म के साथ वो कैसा होता है, एन ऑनर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी एन एजेंट, ऑप्शन सी बोथ ऑनर एज वेल एज एजेंट होना चाहिए, ऑप्शन डी बोला गया मैनेजर्स। तो क्या होना चाहिए भैया, तो दोनों होना चाहिए, ऑनर और एजेंट दोनों का काम करता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखें, 12 का जो होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया, एजेंट भी होता है और ऑनर भी होता है, लेकिन बोलेंगे सर रिलेशन ऑफ पार्टनर से हो तो एजेंट की तरह नहीं, कभी कभी ऐसा भी तो वो ऑनर भी है एजेंट की तरह होता है, दोनों ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से बोथ ऑनर एज वेल एज एजेंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 11 के बाद किए थे जी, बिल्कुल किए थे। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है बच्चों, पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है कि नहीं। साझेदारों का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड। इतना आसान क्वेश्चन आप लोग को मालूम ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया यहाँ पे ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन, जो अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटी है उसको क्या किया जाएगा बच्चा, यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदारों का लेखा करने पे क्या होगा। ऑप्शंस ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑप्शंस बी लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑप्शन सी नाइदर गेन नो लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और उसके बाद ऑप्शंस डी क्या कह रहे भैया, नॉन ऑफ दीज। तो बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ। अगर कोई लायबिलिटी अब आपको सडनली पता चला, जो आपके पापा की मानो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कहूं, अगर मान लीजिए आपको पहले से पता नहीं है जी किसी को आपको उधारी देना है, लेकिन सडनली आपको पता चल रहा है कि नहीं किसी को उधारी देना है, या आपको कंप्लेंट करने के लिए आगे आप मेरे पास आपका इतना कर्ज है वो आपको चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ जो आपका लायबिलिटीज बढ़ गया, जो आपका अगर लायबिलिटी अगर बढ़ गया तो आपके लिए तो लॉस होगा ना, मतलब आपको याद नहीं है या भूल गए हैं, लेकिन सडनली अगर आपको आ रहा है पैसा मांगने के लिए, अनरिकॉर्डेड है, एक तरीके से लॉजिक में समझा रहा हूं, तो इसका मतलब यही हुआ इस समय जो अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटी होगा वो बढ़ अगर जाता है तो इसका मतलब वो आपके लिए लॉस होगा, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, तो साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदारी का जो लेखा करने पे जो होगा वो हो जाएगा वर्तमान साझेदारी को क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। पहले से मालूम नहीं था लेकिन अब पता चला ऐसी बात है जो अनरिकॉर्डेड था, ठीक है ना, अब उसको मेंशन किया जा रहा है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया यहाँ पे द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, क्या होगा, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। ऑप्शंस ए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शंस बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शंस सी इक्वल रेशियो, और ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो देखो बच्चा हमेशा ध्यान रखो, जब भी अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात किया जाता है और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर है तो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर बोला गया जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम लोग बातें करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग में 3 क्वेश्चंस आ चुका है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला कि हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं, तो एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, ये सब की बातें तो हम लोग करते नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट होगा। ये तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस जो पूछेगा ना थोड़ा सा घुमा के रहता वही है, ठीक है ना, तो आप लोग क्या करो जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, उस सबको बना लो। 100% कहते हैं आपका मार्क्स 90% से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, जितना भी पीआई की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, लगभग में अगर कहें तो आप लोग 2018 से लेकर अभी तक का 2024 तक का, ठीक है 25 चल रहा है लेकिन आप लोग 2024 तक का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ जाओ, याद कर लो, सारे सब्जेक्ट का, सिर्फ अकाउंटेंसी का नहीं, आपका पूरे मार्क्स अच्छे तरीके से आएगा, जितना भी चाहो उस तरीके से आ जाएगा, लेकिन याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की अगर बात करें तो बोला गया यहाँ पे an asset which is not fictitious but intangible in nature having realized value is, यहाँ पे fictitious भी नहीं लिखा हुआ है बट बोला गया intangible। अब intangible की अगर बात बोला गया बच्चों तो बताओ यहाँ पे intangible asset किसको बोल सकते हैं, गुडविल को ना बोल सकते हैं, ये सब तो tangible है, जिसको टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं tangible, और जिसको टच नहीं कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पे क्या है गुडविल ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है an asset which is not fictitious but intangible है, तो जो intangible नेचर का होता है कौन सा होता है, गुडविल होता है, इसी वजह से गुडविल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया यहाँ पे द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, जो रेपुटेशंस है बिजनेस का उसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, ये तो और आसान क्वेश्चन है, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, बताओ कमेंट में जरूर यहाँ पे ऑप्शन सही से बताना शुरू करो, या तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे जब मैं इसका आंसर दे रहा हूं उस समय आप वीडियो को पॉज करो, फिर अपना आंसर दो और फिर जो मैं कह रहा हूं उससे मैच करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और ये मैं हर एक वीडियो में बातें कह रहा हूं, है कि नहीं है। चलो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भैया, तो गुडविल क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गुडविल, क्योंकि ये रेपुटेशन की बातें होता है ना, तो जहां पे भी अगर रेपुटेशन अगर बिजनेस का होता है तो हमेशा गुडविल ही आता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भैया, ख्याति कहते हैं, है ना। इसीलिए व्यवसाय की जो प्रसिद्धि जो मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, ख्याति कहेंगे, अगर आपको परिभाषा आ जाए।
अगर आपको लिखने के लिए आ जाए ख्याति की परिभाषा दें तो आप यही वाला लिख सकते हो। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। और ध्यान रहे बच्चा, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस मैच कर जाता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और जब सब्जेक्टिव बनाने के लिए 2 मार्क्स का तो उसमें से देखो ऐसा कौन सा क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो आपको वहां से भी परिभाषा निकल जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका तो समझ में आ गया, गुडविल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर। बोला कि यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर बाय ओल्ड पार्टनर को क्या किया जाएगा? हिंदी में देख सकते हो, नए साझेदार द्वारा, जो नया साझेदार है उसके द्वारा जब ख्याति की राशि नगद लाने पे पुराने साझेदार का बांटी जाती है वो क्या बांटा जाएगा? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन बी ओल्ड रेशियो, ऑप्शन सी न्यू रेशियो, ऑप्शन डी इक्वली। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जब कोई पार्टनर्स अगर नया आ जाता है बिजनेस में तो हमेशा सैक्रिफाइस करना पड़ता है किसी न किसी को, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, त्याग अनुपात में बांटना होगा, ठीक है। तो शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर जो कैश लेके आएगा वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, ठीक है। चलो ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, अब अलग यहाँ पे एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड, आप क्रेडिट साइड मान लीजिए ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट मतलब आपके लिए इनकम है और डेबिट मतलब आपके लिए लॉसेज है। तो इनकम ज्यादा है, ठीक है ना, उधर का वैल्यू ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, और यहाँ पे जो है आपका डेबिट साइड वो कम है, ऐसा ही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड आपका ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बोला इस तरीके से कम है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा भैया? प्रॉफिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड मान लो यहाँ पे 5,000 है और डेबिट साइड अगर मान लो यहाँ पे अगर 4,000 है, तो सिंपल सी बात ये है कि 5,000 रुपये मेरा ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट साइड ये ज्यादा है, ये कम है, तो आपके लिए प्रॉफिट होगा 1,000 रुपये का। इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर बोला गया बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट, क्या होना चाहिए? ओरिजिनल वैल्यू पे, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी revalued figures, ऑप्शन सी एट रिलायजेबल वैल्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 21 नंबर क्वेश्चंस का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चंस आप हिंदी में भी देख सकते हो। नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठों में संपत्तियों तथा दायित्व का लेखा जो किया जाएगा वो कैसा किया जाएगा? प्रारंभिक मूल्य पे, पुनर्लांकित मूल्य पे, ऑप्शन सी वसूली योग्य मूल्य पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तो हिंदी में हुआ, आप यहाँ पे इंग्लिश में बताओ किस तरीके से होगा बच्चों? 21, तो 21 का क्या होना चाहिए? ये हमेशा ध्यान रखो, जब बैलेंस शीट जो बना और उसमें जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या किया जाता है? फर्म को रीवैल्यूड किया जाता है ना, तो जब रीवैल्यूड किया जाएगा बैलेंस शीट को, तो इसी वजह से हम यहाँ पे कहेंगे रीवैल्यूड फिगर के हिसाब से होगा। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंपल्सरी रीवैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यता मूल्यांकित किया जाना चाहिए और हमेशा करना ही पड़ता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में पूरा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे तो क्या कह रहा है? 22 का क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, दिख रहा है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंपल्सरी रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब कोई न्यू पार्टनर अगर एडमिशन अगर लेता है तो उस समय कंपल्सरी है उस एसेट को रिवैल्यूड करने का। ऑप्शन ए स्टॉक, बिल्कुल नहीं, फिक्स एसेट बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं, तो क्या होना चाहिए? गुडविल। तो जब भी अगर कोई नया पार्टनर अगर आता है तो गुडविल जो होता है ना वो हमेशा सबसे पहले रिवैल्यूड किया जाएगा। ऐसा क्यों? मान लो आपने कोई बिजनेस बनाया, आप बिजनेस में आप पहले से ही बिजनेस कर रहे हो और आपका प्रॉपर तरीके से बिजनेस चल रहा है, उसका गुडविल, उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ चुका है। अब जब नया पार्टनर्स आएगा तो आपके गुडविल पे फर्क पड़ेगा, उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। भैया मेरा से बनाया हुआ ये ब्रांड है, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हो तो इसको पहले हिसाब करो। अगर इस ब्रांड का वैल्यू मान लेते हैं 2 करोड़ अगर है तो पहले 2 करोड़ का पहले वैल्यूएशन करना पड़ेगा। गुडविल वही होता है, ख्याति वही होता है, रेपुटेशन, ठीक है। इसी वजह से जब कोई नया पार्टनर अगर आता है तो उसके लिए हमेशा सबसे पहले गुडविल का बातें करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 23 नंबर बोला गया यहाँ पे, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल में बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। बोला गया रिटायरमेंट के समय, ठीक है, आप हिंदी में भी देख सकते हो, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पे खाते की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा बच्चों। तो बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में देख सकते हो, ऑप्शन ए लिखा हुआ रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, नन ऑफ दिस। तो जो रिटायर हुआ उसी के खाता में रिटायर कर दिया, डेथ तो नहीं हुआ है। अच्छा, डेथ अगर होता है तो उस केस में एग्जीक्यूटर अकाउंट की में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये बोला कि रिटायरमेंट हुआ है तो रिटायरमेंट के केस में जो फुल अमाउंट ऑफ गुडविल होगा वो हमेशा किस में चला जाता है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल्स के अकाउंट में चला जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर कह रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस और रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय। अगर मान लीजिए रिटायरमेंट अगर हो रहा है और रिटायरमेंट के समय में प्रॉफिट और लॉस अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट को उस समय अगर बनाया जा रहा है, अवकाश ग्रहण करने समय पुनर्लेखन के लाभ हानि खाता बोला गया वहन किया जाता है, क्या चीज के लिए, किसके लिए? ऑप्शन ए रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑप्शन बी ऑल पार्टनर्स, और ऑप्शन सी न्यू पार्टनर्स, और ऑप्शन डी बोला गया है नन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए सब पार्टनर्स के लिए होता है, किसके लिए? सारे पार्टनर्स के लिए जो है ना हमेशा ये बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर बोला गया, द अमाउंट ड्यू टू द डिजीज पार्टनर इज पेड टू। The amount due to the deceased partner is to be paid. Options A father, friend, wife या legal heirs। देखो, जब डिजीज पार्टनर को जब डेथ कर जाता है, मृतक साझेदारों को देय राशि चुकाई जाती है। पिता को बिल्कुल नहीं, दोस्त को बिल्कुल नहीं, पत्नी को नहीं। कानूनी जो उत्तराधिकार होगा ना, कानूनी लीगल जो होगा, एग्जीक्यूटर जो एडवाइजर या हायर्स उसके द्वारा किया जाता है। इसी वजह से इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। अनरिकॉर्डेड एसेट वाज टेकन ओवर द पार्टनर्स एज शोन। अगर मान लीजिए अनरिकॉर्डेड आपके पास अगर एसेट है और किसी पार्टनर के द्वारा उसको ले लिया गया, ठीक है, तो इसको कहां पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे? ऑप्शन ए डेबिट साइड ऑफ रिलेशंस अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, ऑप्शन सी क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशंस अकाउंट, ऑप्शन डी क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। कहां पे किया जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिलाइजेशन अकाउंट। हमेशा ध्यान रखो 26 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब कोई पार्टनर अनरिकॉर्डेड एसेट को लेता है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट याद रखो। जितना भी चैप्टर है, चाहे वो रिलेशंस अकाउंट की बात करो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करो, ठीक है, या रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करो, बैलेंस शीट की बात करो, सब फॉर्मेट याद करके जाना। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मेट अगर याद है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो बनबे करेगा और साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27 बोला कि अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड। ऑप्शंस तो बाद में देखेंगे, हिंदी में देख लो। संपत्तियों के विक्रय से वसूल हुई रकम को कहां लिखेंगे? ऑप्शन ए डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और ऑप्शन सी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन डी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो, ये तो दो ऑप्शन तो होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जो बोला गया सेल करते हैं एसेट को, संपत्ति को जब सेल किया जाएगा, संपत्ति को सेल कब करते हैं? जब डिसोल्यूशन होता है, हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। तो याद करो बच्चों, जब हम लोग यहाँ पे अगर सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद इस एसेट की बात बोला गया लिखने के लिए, तो हमेशा क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं, एक कॉलम लगाते हैं बैंक अकाउंट, और उसके ठीक नीचे लिखते हैं क्रेडिट साइड में क्या? रिलेशंस अकाउंट। मतलब ये बैंक अकाउंट देके जो भी एसेट को रिलाइज किया जाता है, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इसी वजह से अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट जो होगा, जो भी अमाउंट हमने सेल किया, मतलब सेल करने पे जो भी पैसा बना है वो रिलेशंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये याद रहे। इसी वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि ऑन फॉर्म्स डिसोल्यूशंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट द लास्ट। ठीक है, ऑप्शंस ए रिलेशंस अकाउंट,
ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी कैश और बैंक अकाउंट, ऑप्शन डी पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो बताओ बच्चा क्या होता है सबसे लास्ट बनाया जाता है? तो कैश या बैंक बनाया जाता है जब कोई डिजीज हो गया है। आप लिखा है ना, जब डेजुलेशन अगर हो जाएगा तो डेजुलेशन के समय में सबसे अंतिम खाता, मतलब एक ही बार अगर कहा जाए तो कौन सा खाता बनाया जाता है? तो बनाया जाता है कैश या बैंक अकाउंट। हिंदी में देख सकते हो फॉर्म के समापन पर सबसे अंत में पहली बात तो बनता है रिलायंस अकाउंट, ठीक है ना। उसके बाद बनता है आपका क्या बोलते हैं पार्टनर्स अकाउंट, उसके बाद बन जाएगा आपका बैंक, या कह सकते हो उसके बाद बैंक बनाने के बाद आपको बैलेंस शीट बना दिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से लेकिन सबसे अंत में अगर बात करें इस ऑप्शंस के हिसाब से जो बनेगा, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या बनेगा? तो कैश और बैंक अकाउंट बनता है अंत में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि ऑन डेजुलेशंस ऑफ फॉर्म रिलायंस अकाउंट इज डेबिटेड विथ क्या? ऑप्शंस ए क्या दिया हो भैया? all asset to be realized, options B all outside liability of the firm, option C cash received on sale of asset, और options D any asset taken over one of the partners। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोला गया यहाँ पे 29 का, जो फॉर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को जो डेबिट किया जाता है, ऑल एसेट टू बी रियलाइज डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड तो इधर होता है, इसमें तो हम लोग लिखते नहीं, जितना भी एसेट हम लोग रियलाइज करते हैं कहाँ पे बातें करते हैं? क्रेडिट साइड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो जवाब होना चाहिए, क्या पूछ रहा है? फॉर्म के समापन की दशा में वसूली की डेबिट किया जाता है, वसूल करते हैं। ऑन रेजुलेशन ऑफ फॉर्म रिलायंस अकाउंट इज शुड बी ऑल एसेट टू बी रियलाइज्ड। अच्छा, डेबिट यहाँ पे करना है ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ द फॉर्म कैश रिसीव ऑन द सेल ऑफ एसेट, ठीक है। उसके एनी एसेट टेकन बाय ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, जो है ऑप्शन जो होगा वो ए ही होगा, ठीक है। एसेट टू बी रियलाइज्ड, जब भी अगर ऐसा होगा डेजुलेशन ऑफ फॉर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड जो होता है वो ऑल एसेट शुड बी क्या होगा? रियलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रियलाइज्ड, इस पे ध्यान देखना भैया। टेंस के फॉर्म के यहाँ देखो रियलाइज्ड लिखा हुआ है, इसी वजह से तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए। 29 का ऑप्शंस क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस बोला कि एट द टाइम ऑफ डेजुलेशन, अगर डेजुलेशन के समय की अगर बात करें तो फिक्सिशियस एसेट आर ट्रांसफर टू, जो फिक्सिशियस एसेट है फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑप्शन बी वसूली खातों में, ऑप्शन सी रोकड़े खाते में, ऑप्शन डी साझेदार के ऋण खाते में। बताओ बच्चों क्या होना चाहिए? 30 की मैं बात कर रहा हूं, क्या होना चाहिए बताओ? तो एट द टाइम ऑफ डेजुलेशन ऑफ फॉर्म फिक्सियस एसेट जो ट्रांसफर होगा वो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में कर दिया जाता है, ठीक है। रिलेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, कैश में नहीं जाएगा, पार्टनर्स के लोन में भी नहीं जाएगा, किसमें जाता है? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में चला जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बोला गया यहाँ पे ऑन डेजुलेशन ऑफ फॉर्म पार्टनर्स पेड 1500 रुपीज, ठीक है। फ्रॉम रिलाइज एक्सपेंसेज विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, 1500 रुपया बोला गया डेजुलेशन के समय में किसी पार्टनर्स के द्वारा पेमेंट किया गया। और जब किसी पार्टनर के द्वारा जब 1500 रुपया पेमेंट किया जाता है तो हम उसको रिलेशंस अकाउंट की अगर बातें करें उसको तो लिखबे करेंगे, डेजुलेशन की बात चल रहा है। और डेजुलेशन में जो हम लोग बातें करते हैं बच्चा, वो हमेशा क्या कर सकते हैं यहाँ पे? रिलेशंस अकाउंट में ही खर्चा लिखते हैं, है ना। अगर कोई पार्टनर के द्वारा खर्च किया जाता है कंपनी को समापन के लिए डेजुलेशन ऑफ फॉर्म के लिए, तो हमेशा वो रिलायंस अकाउंट में ही लिखा जाता है ना, इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नहीं 31 हो गया, 32 पे आते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट, इसमें से कौन सा ट्रांसफर किया जाएगा रिलायंस अकाउंट में? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स, रिजर्व्स। क्रेडिटर्स, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? क्रेडिटर्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। क्रेडिटर्स को ट्रांसफर किया जाता है, रिजर्व को तो कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस इन प्रॉफिट को भी बात करेंगे कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट तो उसको तो बैंक अकाउंट में भेजते हैं, है ना। इसी वजह से इस चारों में से जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? क्रेडिटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला जो होता है इसमें अमाउंट आइटम्स वो कौन सा है? क्रेडिटर्स का। ऑप्शन सी 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33। ऑन डेजुलेशन ऑफ फॉर्म लॉस ऑन रिलेशंस अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट? ऑन डेजुलेशन ऑफ फॉर्म लॉस ऑफ रिलेशन मतलब लॉस हो चुका है,
इज डेबिटेड बोला गया यहाँ पे, कहाँ पे होने चाहिए? कैश अकाउंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या ऑप्शन सी लाइसेंस अकाउंट, या नन ऑफ दीज। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है ना। जो लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी अगर होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, डेबिटेड। अच्छा, ये बोला गया लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो डेबिट, और इनकम होता तो क्रेडिट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर बातें करें, क्रेडिट होता अगर प्रॉफिट होता तो, लॉस हुआ है तो लॉस में हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है डेबिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की बात करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी क्या होता है? जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो ऑनर होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑनर, स्वामी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इश्यू की बात बोला गया, ठीक है ना। तो री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए दिख रहा है बच्चा, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, बताओ क्या होना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर जो अकाउंट होता है, और आफ्टर रीइश ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोग हमेशा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर। बोला कि यहाँ पे प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अगर प्रीमियम पे अगर हम लोग शेयर कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर की बात कर रहा है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज शोन ऑन द विच साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज एंड प्रीमियम हमेशा ध्यान रखो भैया किस में होना चाहिए। तो देखो, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड, लेकिन बैलेंस शीट की अगर बात करें तो एक होता है आपका एसेट साइड और दूसरा क्या होता है? लायबिलिटी साइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए सिक्योरिटीज एंड प्रीमियम जो जाता है वो लायबिलिटीज वाले साइड में जाता है, एसेट वाले में नहीं जाता है। कहां जाता है? लायबिलिटीज में जाता है, याद रखो फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर बोला गया as per table F the maximum rate of interest on calls in advance वो भी बोला गया टेबल F के द्वारा कितना मांगा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चा, टेबल F के द्वारा 12% जो है ना इंटरेस्ट फिक्स किया गया है हमेशा कॉल्स इन एडवांस पर, टेबल F के हिसाब से चेक करो टेबल F क्या होता है, ठीक है। फिलहाल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 12%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर बोला गया यहाँ पे 38 नंबर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, इसमें से कौन सा होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑप्शन ए पेड अप कैपिटल, ऑप्शन बी अनकॉल्ड कैपिटल, ऑप्शन सी ऑथराइज्ड, और ऑप्शन डी इश्यूड कैपिटल। बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखो ऑथराइज्ड होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है ना वो हमेशा ऑथराइज्ड के हिसाब से होता है, ठीक है। ऑथराइज करो, ठीक है, रजिस्टर्ड करो तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 बोला कि विच डॉक्यूमेंट्स आर इशू बिफोर द इशू ऑफ शेयर, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस, ऑप्शन सी बोला गया यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। क्या होना चाहिए बच्चों? 39 का क्या होना चाहिए? तो देखो बोला यहाँ पे विच डॉक्यूमेंट्स आर इशू बिफोर द इशू ऑफ शेयर, इशू शेयर होने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स को इशू किया जाता है? तो प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है, ठीक है। याद रहे, डेफिनेशन भी आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर बोला गया यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज सो अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। तो अभी बात की वैसे ये बोला गया किस हेडिंग में आएगा, ठीक है ना। तो वैसे हम लोग को मालूम है लायबिलिटी साइड में आता है, और लायबिलिटी साइड में अगर आएगा तो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन बी दिख रहा है यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी दिख रहा है करंट लायबिलिटी, और ऑप्शन डी दिख रहा है शेयर कैपिटल। नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस खाते में, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस जो हेडिंग होता है ये लायबिलिटी साइड में जरूर जाएगा, ये लायबिलिटी का जरूर है, लेकिन इसके जो हेडिंग बनेगा ना अब ये बनेगा, अभी हेडिंग हुआ, अब इसके अंदर में अगर बात करें जो सब हेडिंग होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 41 बोला कि कैपिटल इंक्लूडेड
कैपिटल इंक्लूडेड इन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, कैपिटल इंक्लूड इन द लायबिलिटी ऑफ कंपनी क्या होना चाहिए? आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसको हिंदी में भी देख सकते हो बच्चों। कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाले पूंजी को क्या कहते हैं? कंपनी के जो पूंजी है उसको जोड़े जाने वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? ऑप्शन से बोला गया ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन बी बोला गया इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी बोला गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल और ऑप्शन डी बोला गया पेड अप कैपिटल। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो पेड अप कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इंक्लूड इन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। पेड अप ये हमेशा ध्यान रखो क्योंकि लायबिलिटी बोला गया ना पे कर रहा है, तो इंक्लूड जब भी अगर होता है लायबिलिटी ऑफ कंपनी का तो उसको पेड अप कैपिटल माना जाता है। तो बच्चों 41 का क्या होना चाहिए? डी ऑप्शंस। तो ऑप्शन डी लगा लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42। तो 42 नंबर की अगर बातें करें तो बोला गया इफ द लॉस ऑन रीइश्यू, if the loss on reissue of shares is less than the amount or forfeited, the surplus or profit is transferred to। इसको हिंदी में भी देख सकते हो बच्चों। बोला गया यदि अंशों के पुनः निर्गमन पर हानि हुआ जबकि राशि से कम हो तो अधिशेष या लाभ हस्तांतरण किया जाता है। कहां पर किया जाएगा? पूंजी संचय में, ऑप्शन बी आयगत संचय में, ऑप्शन सी लाभ हानि खातों में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हिंदी में अगर बात करें तो हो जाना चाहिए पूंजी संचय में और इंग्लिश से बात करें तो कैपिटल रिजर्व मतलब ऑप्शन ए होता है। हम इसी में भेजते हैं। लॉस ऑन रेशियो ऑफ शेयर लेस देन अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेड का जो भी अमाउंट होगा और सरप्लस या प्रॉफिट हमेशा कहां पे ट्रांसफर करेंगे? तो कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, डिवेंचर्स कैरिड इंटरेस्ट एट, डिवेंचर जो होता है वो कितने परसेंट पे होता है? 12%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फिक्स्ड रेट, ऑप्शन सी 20% पर एनम। पीए का मतलब क्या होता है? पीए का मतलब पर एनम, एक साल। ठीक है, तो 20%, 6%, बिल्कुल नहीं बच्चों। हमेशा ध्यान रखो डिवेंचर जो कैरी होता है ना वो फिक्स रेट पे होता है, वो कूपन रेट होता है, इसीलिए ऑप्शन बी लगाओ। 43 का क्या लगाओ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर पे। बोला कि यहाँ पे फॉर अ कंपनी इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एज, फॉर अ कंपनी इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। ठीक है, इसको हिंदी में भी देख सकते हो बच्चों। बोला कि कंपनी के लिए जो अधिमूल्य पर ऋण पत्र का जो निर्गमन होता है वो क्या होता है? आयगत प्राप्ति, लाभ, पूंजीगत लाभ या ऑप्शन डी संपत्ति। क्या होना चाहिए बच्चों? तो ऑप्शंस होना चाहिए यहाँ पे जब लाभ होता है ना तो कैपिटल गेन होता है। फॉर कंपनी इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम पे जब भी अगर प्रीमियम पे अगर होता है तो ये कैपिटल गेन होता है। ठीक है, क्या होता है? कैपिटल गेन, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर पे। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज शो इन द बैलेंस शीट, किस तरीके से होगा? तो 45 का क्या हो जाना चाहिए बच्चों? तो ये होगा जो शो करने की बात बोला गया ना, शो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज शोन द बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होता है। कहां होता है? लायबिलिटी साइड, दायित्व साइड में होता है। हमेशा ध्यान रखो प्रीमियम इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर्स की बात करें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तरीके से तो हमेशा तो लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46 नंबर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस की अगर बात करें बच्चा क्या होता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो हमेशा ध्यान रखो जब ये रिडम्पशंस की बात करें ऋण पत्र के शोधन पर जो प्रीमियम होता है वो व्यक्तिगत, किसी के तो व्यक्तिगत ही खाता न होता है। जो डिवेंचर्स की बातें करते हैं ये पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 46 का क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। बोला कि यहाँ पे बैलेंस शीट इज अ, बैलेंस शीट क्या होता है? एक अकाउंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है। ऑप्शन सी बोला गया ए एंड बी मतलब अकाउंट या स्टेटमेंट दोनों होता है और ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे 47 नंबर का जो ऑल ऑफ दीज होता है। बिल्कुल नहीं, ये एक ही होता है, वो होता है स्टेटमेंट। ठीक है, क्या होता है बच्चों? स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट जो होता है ना, जो आर्थिक चिट्ठा होता है वो एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अकाउंट तो अलग अलग हम लोग बनाते हैं ना, चाहे वो पार्टनर्स का नाम के हिसाब से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट ये सब बनाए वो अकाउंट हुआ, ये तो एक स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोला गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो कॉल। 48 नंबर तक मैंने पहुंचा दिया, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। इस ठंड में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना? इतनी ठंड पड़ रही है
लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का समय बहुत नजदीक है और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो, इस वजह से मैं आपके लिए रिविजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, ला रहा हूं। बस आपको इतना ही करना है, इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना, और इसको शेयर कम से कम कीजिए ताकि जो भी बच्चे हो इस वीडियो को अपने साथियों को भेजे, उसको भी पसंद आए, देखे, ठीक है, और वो भी अच्छे मार्क्स लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, 48 नंबर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं बताओ? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग, बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट नहीं, इनकम स्टेटमेंट। क्या कहोगे बच्चों यहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को हम एक तरीके से इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कहते हैं। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में आ जाता है। तो 48 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर बोला गया, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द विच कैटेगरी? बताओ, पेटेंट, ये जो लिखा पेटेंट्स एंड कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन से करंट एसेट, ऑप्शन बी लिक्विड एसेट, ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्या होना चाहिए बच्चों? तो होना चाहिए जो बोला गया पेटेंट जो होता है ना, कॉपीराइट होता है, वो हमेशा इंटेंजिबल एसेट होता है। कैसा होता है? इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि इसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये पेटेंट हो, कॉपीराइट की बातें करें, ये सब हमें गुडविल हो, ये सब किस में आता है? इंटेंजिबल एसेट में आता है, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 50 पे। 50 क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? देखो यहाँ पे अगर आपने सही जवाब अगर दे दिया तो इतना समझ जाओ बच्चों, आपके 2 मार्क्स भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ से आते हैं 30 क्वेश्चंस आएगा ना 2 मार्क्स वाला, ठीक है, उसमें परिभाषा जरूर जो है ऑब्जेक्टिव से उठा कर दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया ऑपरेटिंग रेशियो इज, ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन बी एक्टिविटी रेशियो, ऑप्शन सी सॉल्वेंसी रेशियो, और ऑप्शन डी बोला गया है नन ऑफ दीज। इसी वजह से आपको पहले लगा देना है। ऑपरेटिंग रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर पे। बोला गया द सैटिस्फैक्टरी रेशियो बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा 2:1 होता है। 2 जो होता है वो एसेट के लिए मान के चलो, और दूसरा जो 1 दिया गया वो लायबिलिटीज के लिए। तो एसेट हमेशा ज्यादा रहना चाहिए और लायबिलिटीज हमेशा कम रहना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे 2:1 लगा देना। हमेशा ध्यान रखो ये क्वेश्चन, सैटिस्फैक्टरी रेशियो होता है इंटरनल, अंदर का मतलब अपना अंदरूनी ताकत ज्यादा रहना चाहिए, बाहरी जो है वो कम थोड़ा रहना चाहिए, ठीक है, मतलब एसेट ज्यादा रहना चाहिए और लायबिलिटीज कम। इसी वजह से ऑप्शन बी हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर। लिक्विड एसेट में कौन सा शामिल होगा? लिक्विड एसेट में सारे के सारे शामिल कर दो। 52 नंबर जो दिख रहा है ना, यहाँ पे बीआर भी होता है, डेप्टर्स भी होता है, कैश भी होता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? इसमें से कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माना जाएगा? तो बोला कि यहाँ पे रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो यहाँ पे बच्चों आप लगा दो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। देखो सेलिंग एक्सपेंसेस भी आता है, रेंट भी आता है, वेजेस भी आता है। यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 53 का जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 54 नंबर, विच एक्टिविटी कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा? तो 54 नंबर की अगर बातें करें तो बोला गया परचेज ऑफ लैंड, इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर, बिल्कुल नहीं, कैश सेल्स। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग के लिए हमेशा सेल होना बहुत जरूरी है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो फाइनेंस का है, ठीक है ना, इशू ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंस की बात चला जाएगा, परचेज ऑपरेटिंग की बात चला जाता है, ठीक है, ऑपरेटिंग में होता है। लेकिन परचेज ऑफ लैंड, कैश की बात यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कैश यहाँ पे सेल्स किया है तो यहाँ बात चले से यहाँ पे लिखा है सेल्स, लेकिन कैसा? कैश, और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग 54 का क्या लगा सकते हैं? डी, कैश सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कैश आइटम? इसमें से कौन सा नॉट नॉन कैश आइटम्स है? ऑप्शन ए डिक्रीज इन डेब्टर्स, ऑप्शन बी इशू ऑफ डिवेंचर्स, ऑप्शन सी डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दिस। तो क्या होना चाहिए बच्चों? तो इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या होता है? इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये नॉन कैश आइटम्स है, ये सब डेब्टर्स क्या है?
ये सब कैश में हम लोग शॉर्ट टर्म में आता है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये सब अगर देखिए शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, इसलिए नॉन कैश आइटम्स में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 56। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल एक्टिविटीज आएगा? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैश सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, परचेज ऑफ डिवेंचर्स, तो कौन सा हो जाएगा भैया? तो अभी अभी मैंने बताया था इश्यू ऑफ इक्विटी जो शेयर है वो हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, ये तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। परचेज ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे कैश की बातें नहीं लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट की बातें नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होगा ये इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर बोला गया कैश सेल्स इज, कैश जो सेल्स होगा, कैश जो सेल्स होगा बच्चों वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अभी अभी मैंने बताया था ये क्या होता है, कैश सेल्स एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश, लिखा हुआ यहाँ पे नॉट अ कैश इनफ्लो। अच्छा इनफ्लो मतलब पॉजिटिव, आउटफ्लो मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि नॉट अ कैश फ्लो इन, नॉट अ कैश इनफ्लो, सेल ऑफ फिक्स एसेट, ऑप्शन बी बोला परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ऑप्शन सी बोला गया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऑप्शन डी बोला है यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स। तो 58 नंबर का होना चाहिए नॉट लिखा हुआ है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, यहाँ पे कैश की बातें नहीं चल रहा है। अगर मान लो आप परचेज अगर कर भी लिया है और कैश ही अगर किए हो तो यहाँ पे इनफ्लो नहीं होगा, आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा। कोई भी अगर सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है, आता नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए संपत्ति को आप बेचोगे तो इनफ्लो होगा, लेकिन पूछ रहा है नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। इसको हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ निम्न में से कौन सा रोकर अंतर्वाह प्रवाह नहीं है, तो अस्थाई संपत्ति का क्रय, ठीक है। चलो 59 पे आते हैं। फिक्स एसेट में कौन कौन सा बातें इंक्लूड होगा बच्चों? फिक्स एसेट में कौन कौन से बातें इंक्लूड होगा? कैश नहीं, ये फिक्स एसेट नहीं होता है, मशीनरी होगा, ठीक है ना। डेप्टर्स भी नहीं होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नहीं होता है, इसी वजह से जो 59 का होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन। अब आते हैं 60, और इस वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि व्हाट डज क्रेडिटर टर्न रेशियो टेक इनटू अकाउंट? टोटल क्रेडिट परचेज, देख लो फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप लोग खुद से भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन होता है, ठीक है, टोटल क्रेडिट परचेज होता है, बाकी बात ये सब नहीं होता है। तो ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने 60 हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चंस अगर बनाएंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, इसी वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे 60 क्वेश्चंस का। चलो बच्चों अब यहाँ बोला गया स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिलेशंस अकाउंट। रिलेशंस अकाउंट का विशेषता क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है रिलेशंस अकाउंट का वो होता है रिकॉर्ड करते हैं सेल ऑफ ऑल फॉर्म एसेट और पेमेंट। जो हम लोग सेल करा और पेमेंट करा उसको रिकॉर्ड हम लोग कहाँ करते हैं? रिलेशंस अकाउंट। ये कब बनता है? जब पार्टनर्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है गिव 2 फीचर्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फीचर है, विशेषता है, वो क्या होता है? तो हम लोग बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैश रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए हम लोग इसको बना सकते हैं और पता कर सकते हैं यहाँ पे जो किस तरीके का यहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, वो तीनों जो कैटेगरी है उसको पता करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला गया 3rd नंबर व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। देखो रेशियो एनालिसिस जो होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता करने के लिए होता है, जहां पे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को जो है ना पता किया जाता है, ताकि कंपनी के फर्म को यह पता चल सके कि कंपनी या फर्म कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? रेशियो एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये 100% अगर कहा जाए तो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना पड़ता है, इसी वजह से जो कंपनी का स्थिति क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
बोला कि गिव टू फीचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो देखो बच्चों, बोला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है, इसका जो फीचर्स है वो ये है, ये हमेशा समराइजिंग होता है जितने भी कैश और बैंक से रिलेटेड होगा, और उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है ना, इसमें दिखाया जाता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं। बाकी बात आपको पता ही होना चाहिए, जितना भी रिसिप्ट होता है उसके डेबिट मतलब लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जितना भी पेमेंट होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया मेंशन टू डिमेरिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के बोला गया यहाँ पे डिमेरिट्स का मतलब क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम, मतलब नेगेटिव सेंस है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ये एक कॉस्टली फॉर्मेशन होता है। और कोई कंपनी अगर हम लोग बनाते हैं, ये कॉस्टली फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बाकी अलग अलग चीज का रिक्वायरमेंट होता है, और उसके बाद जो पब्लिक का जो रिक्वायरमेंट होगा उसको पूरा करना पड़ता है। और जब कंपनी हम लोग बना भी लेते हैं, फिर उसका जो बंद करना होता है वो भी अलग ही लीगल प्रोसेस होता है। ये दुकान नहीं है, कंपनी दुकान नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए ऐसा नहीं आज कंपनी खोले और कल बंद कर दी, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या करना होता है, जिस लीगल प्रोसेस से आपने कंपनी को बनाया चलाया, उसी तरीके से आपको लीगल प्रोसेस से कंपनी को बंद भी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कॉस्टली फॉर्मेशन होता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन ये सब बहुत ज्यादा जो है ना, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हो, डबल टैक्सेशन की बातें होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द काउजेस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आप बताना है जो भाई कंपनी मतलब फर्म, अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन अगर हो रहा है तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, या पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस का चेंज हो जाना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसमें कंपनी को जो है बंद करने पड़ते हैं, मतलब जो डिसोल्यूशन होता है फर्म को, वो इसका यही कारण है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आप खुद से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे स्टेट टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन से अगर बात करें बच्चों, तो वैसे आप लोग 3 मेथड से जानते हैं, एवरेज मेथड, ठीक है ना, दूसरा अगर बात करें सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला बोला कि एवरेज। एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्रॉफिट या लॉसेज होता है पास्ट ईयर का सबको जोड़ लेते हैं, और नंबर ऑफ परचेज ईयर से डिवाइड, सॉरी नंबर ऑफ जितना भी 5 साल 10 साल जो भी प्रॉफिट हुआ उससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और जो भी निकल के आएगा परचेज ईयर उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, निकल के आ जाता है आपका एवरेज। और वही अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर निकालते हैं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, फिर एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, और जो कैपिटल रिटर्न होता है वो होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आप 2 तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया यहाँ पे 8, स्टेट 2 मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का अच्छाई बोला गया 2 बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पार्टनरशिप के हिसाब से आप फॉर्म को तैयार करना चाहते हो, तो ये लार्ज अमाउंट की आपको जो जरूरत पड़ेगा तो वो आपको फायदा हो जाएगा, आपको कैपिटल ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और दूसरा फायदा आप ये कह सकते हो, अगर पार्टनर से अगर कोई रहता है तो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन तो कर लेते हो, इसमें सहने की क्षमता बढ़ जाता है। ठीक है ना, अब अकेले रहोगे तो सारे के सारे लॉस सहना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, इक्विटी शेयर्स जो कॉमन स्टॉक होते हैं, ऑनरशिप एंड वोटिंग राइट इसके पास होता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर की अगर बातें करें, ये प्रेफर्ड स्टॉक होता है, इसके पास ऑनरशिप और वोटिंग पावर नहीं होता है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ ऑनर्स होते हैं, लेकिन इसके पास जनरली वोटिंग पावर नहीं होता है। ये सिर्फ स्पेसिफिक इशू शेयर ही का बातें कर सकते हैं। डिविडेंड की बात करें, इसके डिविडेंड होता है फिक्स रेट पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर है उसको तो आपको डिविडेंड मिलेगा, सबसे पहले मिलता है, लेकिन ऑनर्स वाले को बाद मिलता है। जो ऑनर है मतलब कंपनी का जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उसका जो डिविडेंड होगा वो बाद में मिलेगा। बाद में मतलब किसका, पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा और उसके बाद मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। तो यहाँ पे दोनों के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने लिख दिया है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो। ये प्रेफरेंस शेयर्स की बातें चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, और इसके ठीक ऊपर जो अगर बात करोगे तो ये आपका है इक्विटी शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो आप ये दोनों के बारे में अच्छे से लिख लेना, 100% श्योर हो जाओ, आपका ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 10 नंबर बोला गया
स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट करने के लिए बोला कि आपको मालूम होना चाहिए जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बच्चों, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ सोशल सर्विस के लिए होता है। ठीक है, इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ये पब्लिक को बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन पर्पज से हो, चैरिटी के लिए हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, सोशल वेलफेयर हो, वो सब के लिए होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोला व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स हम लोग उसको कह सकते हैं जो एक मेजोरिटी हो जाता है, डिबेंचर्स का ड्यू डेट पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ रिडीमेबल डिबेंचर्स डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या होता है, एक डेब्ट, एक कर्ज का इंस्ट्रूमेंट होता है विथ अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है, इसका फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है, ऑब्लिगेटिंग द इश्यूइंग कंपनी टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट। जो भी फेस वैल्यू है या प्रिंसिपल अमाउंट है उस मैच्योरिटी डेट में बोला गया पे कर दिया जाता है टू द इन्वेस्टर ऑन दैट ऑफ स्पेसिफिक डेट्स अलोंग विथ रेगुलर फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो आप इसको यही कह सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या आपको पता ही है, डिबेंचर्स इज अ टाइप ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द कंपनी टू रेज कैपिटल। बात समझ में आ गया, इट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल एसेट या कोलेटरल। डिबेंचर प्रॉमिस टू पे इंटरेस्ट, है ना, प्रॉमिस टू पे इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल टू द डिबेंचर्स होल्डर। सो कंपनी इशू शेयर डिबेंचर्स टू इन्वेस्टर एंड दिस इन्वेस्टर बिकम्स क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बोला कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। अभी अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे थे तो वहां पे कैपिटल रिजर्व की बातें चल रहा था। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व बोला गया एक अमाउंट मनी केप्ट असाइड कवर कंपनी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। तो कहीं भी अगर कंपनी का अनएक्सपेक्टेड अगर एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसका पैसा पहले से कहां पे रखा जाता है, कैपिटल रिजर्व में रखा जाता है, ताकि कंपनी फ्यूचर्स में अगर मान लीजिए लॉस कर रहा होता है तो उस कैपिटल रिजर्व को यूज किया जा सकता है उससे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मैंने अभी बताया आपको जो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड हम लोग ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। और इसमें अगर बोला गया इन्वेस्टिंग का, ठीक है ना, तो इन्वेस्टिंग आपको पता ही होगा, इन्वेस्टिंग में हम लोग कौन कौन सी बातें लिख सकते हैं, जो भी हम लोग स्पेसिफिक एसेट को परचेज करें। बोला गया यहाँ पे कैश फ्लो from investing activity is the second section of company cash flow statement that display how much money has been used or generate from making investment during the specific time of period। ठीक है, तो कितने जो है ना हमने इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी कंपनी के लिए, ये इससे पता चल जाता है जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 15 नंबर, स्टेट टू फीचर्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप लोगों को मालूम होगा बच्चा, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट्स होता है, इसमें जितने भी अनरियलाइज्ड गेन्स या लॉस एसेट होता है या लायबिलिटी होता है सब इसमें लिखा जाता है और पार्टनरशिप फर्म के स्ट्रक्चर्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां से देख भी सकते हो, क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस होता है कंपनी का। तो कंपनी को इसमें ये पता चल जाता है कंपनी का कितना इनकम है, कितना लॉसेज है, बैलेंस शीट क्या बनेगा, तो ये सारी चीज हम लोग इससे एनालिसिस कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यही है, इसमें इंक्लूड होता है इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये शामिल होता है। ठीक है ना, यही इसमें होता है। 17 नंबर बोला कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज हमेशा 100 में मेजर किया जाता है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना, इट हेल्प द बोला गया स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस of easy comparisons of across companies और time periods से irrespective of size। तो साइज हमेशा 100 के हिसाब से, बेस प्राइस के हिसाब से निकाला जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, कंपनी साइज स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे यही होगा, ये इसलिए बनाया जाता है जो कंपनी के जो एसेट हैं या लायबिलिटीज हैं, ठीक है ना, या जो भी इंटरनली उसमें बातें बताया जा रहा है उस सारे चीज को कंपेरिजन करना पड़ता है 2000 क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर टू प्रेजेंट ईयर को। ठीक है, मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना के दिखाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेन डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो विद द एग्जांपल्स। देखो बच्चों, डेब्टर टर्नओवर रेशियो जो होता है वो अकाउंट ऑफ रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नाम से जानते हैं। इसको मेजर जो करते हैं वो पहले जितना भी होगा, हाउ बोला गया इफिशिएंटली कंपनी कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर एंड शोइंग द हाउ मेनी टाइम्स रिसीवेबल आर द कन्वर्टेड इन कैश पीरियड। इसको जवाब है फॉर्मूला के हिसाब से लिखोगे, इसको हम लोग जो बनाते हैं जितना भी क्रेडिट सेल किया जाएगा, नेट
नेट क्रेडिट सेल, अब बाय में कर लेना है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, तो निकल के आ जाएगा डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे मैंने बात नहीं बोला, सिर्फ मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, आप लोग बताना एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चों 20 नंबर, स्टेट द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशंस और डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये चांस बहुत ज्यादा है। बोला गया इट इज कॉल्ड रिडेम्पशंस आउट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट to debentures redemption reserve DDR, मतलब DRR reduce the amount of profit available of dividends, which means that profit set aside of DRR is not available for payment of dividend but would be utilized to redeemable the debentures। मतलब जो redemption of debentures है ना, out of profit से जब अगर निकाला जाएगा तो कहां से निकाल कर देगा, DRR से निकाल के डिविडेंड पे कर सकता है अगर उसके खाता में पैसा नहीं है तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्म्स डेप्ट एंड पार्टनर्स डेप्ट। देखो बच्चों यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से देख लो, ये 5 मार्क्स में भी कभी कभी आ जाता है। बोला कि फॉर्म का डेप्ट और पार्टनर्स का जो डेप्ट होता है, सिंपल सा बताएं, कंपनी का कर्जा और खुद का कर्जा। अगर मान लीजिए आप कंपनी के ऑनर हैं तो आप पर्सनल भी कर्जा ले सकते हो और कंपनी के नाम पे भी कर्जा ले सकते हो, तो वही बातें लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर कंपनी की अगर बात करें फर्म का, द डेप्ट ऑन बाय द फर्म आउटसाइड और डेप्ट ऑन बाय द पार्टनर्स अदर पर्सन। लायबिलिटी बोला है यहाँ पे ऑल द पार्टनर्स आर लायबल होता है। अगर फर्म का डेप्ट है, कंपनी का अगर डेप्ट होगा, उसमें जितना भी पार्टनर्स होगा, उस कंपनी के जितना भी पार्टनर होगा सबको डेप्ट का क्या बोलते हैं, देना पड़ेगा, जो भी होगा देना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट डेप्ट का मतलब क्या होगा, जो पार्टनर पर्सनली कर्जा लिए उसी में देना पड़ेगा। ये तो आपको खुद से मालूम चल जाएगा। फर्म डेबिट्स बोला गया यहाँ पे, फर्म्स डेब्ट्स विल बी अप्लाइड फर्स्ट। सबसे पहले जन कर्ज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, फर्म कर सकता है, कंपनी। उसके बाद मिल सकता है पर्सनली, अगर एक्सेस अगर होता है तो उस केस में। ठीक है, लास्ट प्रायोरिटी बोला गया आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट डेब्ट्स, मतलब बोला गया है ये जो होता है फर्म डेब्ट्स की, लास्ट प्रायोरिटी बोला गया आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट डेब्ट्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है इंडिविजुअल प्राइवेट डेब्ट्स के लिए, पहले ये पे करेगा, इसमें बोला गया लास्ट होता है फर्म का। ठीक है, व्हाट इज बोला गया हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल क्या होता है बच्चों, हिडन गुडविल इज द एक्सेस ऑफ डिजायर टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ओवर द एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर। मतलब सारे पार्टनर्स मिलके जो भी उसमें गुडविल है, लेकिन हम लोग उसको निकालना पड़ता है ना, तो उसको हम कह सकते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, बोला गया डिस्टिंग्विश बिटवीन द शेयर एंड स्टॉक। शेयर एज ए नॉमिनल वैल्यू होता है और स्टॉक की अगर बात करें नॉन नॉमिनल वैल्यू, इसमें कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होता है। शेयर की अगर बात करें, शेयर हैज ए डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर शेयर, और इसका स्टॉक वेयर नो सच मेंबर। शेयर कैन बी इशूड ओरिजिनल बाय टू पब्लिक, इसमें होता ही है ना, इसमें हम लोग शेयर को जो है ना पूरे तरीके से इशू जो करते हैं वो पब्लिकली करते हैं। कंपनी कैन नॉट बी मेक ओरिजिनल इशू ऑफ स्टॉक, बात सही है। शेयर में भी बोला गया आइदर भी फुल्ली पेड अप या पार्शियली भी पेड अप किया जाता है कि नहीं। शेयर को, शेयर मतलब प्रॉफिट, हिस्सेदारी। ठीक है ना, तो प्रॉफिट बोला गया यहाँ पे, शेयर्स बोला गया इसे फुल्ली भी किया जा सकता है या पार्शियली भी किया जा सकता है। स्टॉक बोला गया कैन नेवर बी पार्शियली पेड अप टू ऑलवेज फुल्ली पेड, यहां में से फुल्ली पेड अप किया जाता है। ठीक है, आपको 5 से अगर कंपेयर करें तो बोला शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर इन फ्रैक्शंस, इट ट्रांसफर एज होल। ऐसे बोला कि स्टॉक को हम लोग फ्रैक्शंस में शेयर कर सकते हैं। ऑल द शेयर आर इक्वली डोमिनेशन, स्टॉक बोला कि मे बी डिफरेंट एंड डोमिनेशन हो सकता है। तो वैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, और ये 5 मार्क्स में भी आता है और 2 मार्क्स में भी आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें 24 नंबर, तो बोला कि स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड 26 क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट के लिए होता है। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट इन हैज द कवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, बस इतना समझ जाओ। बाकी बात यहाँ पे चीजें लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, पढ़ सकते हो ना, क्या चीज के लिए होता है ध्यान दे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना भी दिया गया ना उसको याद कर लो। ठीक है, क्योंकि आपके जो है ना क्वेश्चंस में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्टेट 2 फीचर्स ऑफ फंड बेस ऑन अकाउंटिंग। तो फंड बेस अकाउंटिंग, हम सिर्फ बात करें फंड बेस, यहाँ पे नन ऑफ फंड बेस की बातें चल रहा है। तो क्या करना है बच्चों, आपको इसके बारे में ध्यान नहीं देना है। वैसे अगर ध्यान अगर दे भी देते हो तो इसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। बोला कि फंड बेस अकाउंटिंग क्या होता है, इट फ्लो द कैश बेसिस पे होता है। फंड आर यूज फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस एक्सेप्ट द जनरेट, फंड के लिए
बोला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज एडेड या डिडक्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक फंड होता है फंड। इट बोला गया फॉलो बाय द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होता है, ठीक है। आप ये लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ पूछ रहा है फंड बेस और ये क्या है नॉन फंड बेस है, तो इसका बातें नहीं। हाँ आप इसे पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, समझ जाओ, वो अच्छी बातें हो सकता है आपके दूसरे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों मैंने अभी 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है खासकर थ्योरेटिकल मैंने 25 लिया है, 25 लिया है। अब मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो कि आपका आएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया PQR जो है ना पार्टनर से दिया गया शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 द एडमिट बोला गया पार्टनर्स, यहाँ पे जो पार्टनर एडमिट कर रहा है वो 1/6 लेकर S नाम का। It is agreed that R would be retain his original share, calculate new ratio and sacrificing ratio, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है बच्चों, इसको हटाओ। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशंस अगर आप देखना चाहते हो बच्चों तो ध्यान से सुन लो, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है लेकिन इसको मैं पहले से बना के रखा है। बोला गया ये सब देखो रेशियो दिया हुआ। अब रिमेनिंग अगर शेयर हम लोग निकालते हैं PQR के हिसाब से, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, 3:2:1 दिया गया, इसको सबको जोड़ लेंगे 6 हो जाएगा, इसके फ्रैक्शंस में ऐसे करके लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद बोला गया न्यू पार्टनर एस एडमिटेड हुआ है 1/6 शेयर के हिसाब से, तो रिमेनिंग निकालना पड़ेगा 1 - 1/6, तो कितना बचेगा 5/6 बचेगा। तो 5/6 के साथ 1 - 1/6 तो 5/6, अब प्लस में वहां पे खुद का 1/6 लेकर आए इसलिए जुट जाएगा, तो 2/3 रिमेनिंग के हिसाब से बात चल रहा है। P&Q शेयर अगर रिमेनिंग प्रॉफिट्स अगर बांटेगा तो कितना हिसाब से 3:2 के रेशियो में, ऐसा है नहीं, इसको हम लोग निकाल लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। अब टोटल जो होगा 3:2 के हिसाब से बांट लेते हैं, तो यहाँ पे 3:2 के हिसाब से बटेगा 3/5 और 2/3 शेयर यहाँ पे बात रिमेनिंग है, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस के साथ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको खुद से बना सकते हो। तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 - 1/6 की अगर बातें करें प्लस 1/6 क्योंकि ये शेयर लाए हुए हैं इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद क्योंकि S का शेयर है ना 1/6 इसको जोड़ के फिलहाल आ रहे 4/6, इसका जो नया रेशियो बनेगा वो 2:2 क्या बनेगा 3, ठीक है, नहीं 2/3 या तो बन ही रहा है ना। अब यहाँ बोला गया यहाँ पे P&Q शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के हिसाब से बटेगा, तो P&Q यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3/5, 3 2 5 3/5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/3 रिमेनिंग है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2/5 और जितना भी इसका रिमेनिंग इससे मल्टीप्लाई करना होता है तो 14/15, इसको हम लोग रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा 2/5 4/15 ये PQR का है, और R और S का बात करें 1/6 1/6 है। इसको अगर एलसीएम लेके अगर बना लें, इसको एलसीएम लेके 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो इतना बचता है, तो यहाँ पे आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड रेशियो आपको मालूम है, तो 1 - 2/5 इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस कर लो 1/10 आ जाएगा। क्यू का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा ओल्ड इतना है न्यू इतना है, इसको माइनस करो इतना बचेगा। तो फाइनल आंसर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इसका 12:8:5:5, और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा बच्चा PQ का वो 3:2 होगा। बाकी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी खुद से बनाने का कोशिश करें, बाकी बात आंसर आप मेरे से मैच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला यहाँ पे 2, what journal entry would be passed of the following transaction on the dissolution of firm after various asset other कैश या थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू लाइसेंस अकाउंट। मतलब इसको मुझे क्या करना है जर्नल एंट्री करना है। पार्टनर्स टू ओवर बोला कि 50% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट 25% बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। मान लो 20,000 रुपए का स्टॉक वैल्यू दिया गया, अब 20,000 के स्टॉक में बोला कि 50% यहाँ पे रिलाइज हुआ है, 20,000 का 50% कितना होगा 10,000। अब 10,000 का बोला है उसमें 25% डिस्काउंट देना है, तो कितना आ जाएगा 10,000 का 25% 2,500 रुपया। अब 2,500 रुपया 10,000 में से 2,500 रुपया चला गया तो कितना बचेगा बच्चा 7,500। तो 7,500 को हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जो किया है देखो वर्किंग नोट मैंने नहीं दिखाया, यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ये देखो। अरे भाई नीचे कैसे हो गया, नीचे उतना जगह है, ठीक है।
देखो यहां पे जो मैंने लिखा है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 और टू रिलायंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ए नाम के पार्टनर जो है ना वो एसेट को लिया है और जो एसेट को लेता है वो हो जाता है डेबिट और बाकी वाला रिलायंस अकाउंट के हिसाब से बना रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे हो जाएगा रिलायंस अकाउंट। 7,500 कहां से है मैंने बता दिया ना भी, मतलब 20,000 रुपया का अगर बातें करो तो बोला गया है यहाँ पे एसेट है लेकिन लिया है 50% डिस्काउंट के हिसाब से, तो 20,000 का आप यहाँ पे अगर 50% अगर निकालते हो बच्चा तो हो जाता है 10,000। ठीक है, अब 10,000 में बोला गया 25% डिस्काउंट है, इसका हो जाता है 2,500, लेकिन 10,000 में से अगर हम लोग 2,500 अगर माइनस कर लेते हैं तो बचता है 7,500। ठीक है, तो यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अगला क्वेश्चन बोला गया बैलेंस ऑफ स्टॉक, तो बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड लॉस 10%, 10% के हिसाब से रिमेनिंग उसको बेच दिया गया। अब यहाँ पे आते हैं, आपके पास 10,000 रुपया का यहाँ पे स्टॉक बाकी था ना, अब 10,000 रुपया के स्टॉक में बोला गया 10% के हिसाब से, देखो 10,000 रुपया के बाद खत्म, 20,000 का स्टॉक था तो 20,000 का था, 10,000 का हिसाब यहाँ पे हो चुका है ना, 20,000 वाले स्टॉक में से 10,000 के स्टॉक का यहाँ पे बातें खत्म हो चुका है, बच गया 10,000, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20,000। अब 10,000 में से बोला गया है जो रिमेनिंग है उसका 10% बोला गया है लॉस में बेच रहा है। ठीक है ना, तो 10% लॉस करेंगे, 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अगर बेच रहे हैं बच्चों तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, बाकी बात रिलेशन अकाउंट के हिसाब चला जाएगा 1,000 रुपया और टोटल स्टॉक आपके पास से जाएगा। आप अगर मान लो मशीन अगर बेचते हो, अगर आप मशीन बेचते हो तो आपके पास क्या आएगा कैश, अगर कैश से बेचे हो तो, और जाएगा क्या मशीन, इसी वजह से यहाँ पे स्टॉक जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट और टू जो हो जाएगा 10,000 रुपया हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा स्टॉक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd नंबर, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म अमाउंट ₹40,000, तो कंपनसेशन है तो सिंपल सी बात है रिलेशन अकाउंट डेबिट और टू यहाँ पे जाएगा कंपनसेशन, और किसी को दे रहे हैं तो पैसा जाता ही है, और कंपनसेशन हमेशा क्या करते हैं बच्चों, हमेशा बैंक या कैश से दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री बनेगा। 4th नंबर बोला गया देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है 5,000 का, विच वाज टेकन ओवर बाय बी, जो कि बी नाम के बंदा पार्टनर ने ले लिया और ए पार्टनर जो है वो 4,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बनेगा यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ द वर्ड्स अगर बात करें को पार्टनर बी जो 40,000 रुपया है, 40,000 था ना, अरे यार कौन सा बना रहे हैं, अच्छा तीसरा देखो कंपनसेशन तो हो गया 40,000 रुपया का, कहानी खत्म हो गया। अब 5,000 रुपया की बात देखो ना, मिस्टर एज है लोन के रूप में 5,000 रुपया ले लिया, टू कैपिटल एक में चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे ये 4,000 की बातें नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब बोला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोला यहाँ पे पार्टनर अंडर टू पेमेंट मिस्टर लोन 5,000 रुपया, तो मिस्टर लोन जो लिया है ए नाम का बंदा जो लोन लिया है ना, तो ए उसको मिल जाएगा और कैपिटल ए के द्वारा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका एंट्री बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप अपने तरीके से कोशिश करें बच्चों बनाने का, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सैलरीज चार्ज ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है कि 2018 का मुझे बनाना है, ठीक है ना, जो सैलरी के हिसाब से पूछा, इनकम एक्सपेंडिचर में से सिर्फ सैलरी का एडजस्टमेंट निकाल कर दिया गया है, और ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, चलो 30,000 रुपए का सैलरी पेड है उसी साल का, ड्यूरिंग द ईयर मतलब उस साल का है, तो 30,000 रुपए हम लिख लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला गया 31 दिसंबर 2017 का, ये 2017 का पहले वाला बाकी है। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला गया दिसंबर 2018 का है, इस साल का ही, क्योंकि हम 2018 की बात कर रहे हैं। और सैलरी पेड एडवांस दे दिया गया था, हमेशा ध्यान रखना पिछला साल वाला और अगला साल का एडवांस, ये दोनों हम किसी भी हालत में क्या करने वाले बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा प्लस माइनस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साल का हम लोग क्या कर देंगे, जो 2017 का आउटस्टैंडिंग था, ठीक है ना, और 2018 का जो एडवांस था, मैंने क्या बताया, ये दोनों जो है ना वो हमेशा ट्रीटमेंट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है 30,000 रुपये आराम से लिख देना,
ऐड कर लेना आउटस्टैंडिंग सैलरी उसी साल का 1500 रुपया जो वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन बाकी वाला जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो लिखा है 2017 वाला उसको माइनस करना है, और एडवांस वाला 2017 का जो बाकी है उसको भी माइनस करना है, और इस साल के लिए अगला साल एडवांस दे दिया है तो उसको भी माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद माइनस करने के बाद 28,000 क्या बचेगा 500, कितना हो जाएगा बच्चों 28,500 होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 28,500, वैसे नीचे में मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया 28,500, फाइनल जो होगा वो कितना हो जाएगा 28,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे भारत लिमिटेड परचेज एसेट फ्रॉम द बिहार कोऑपरेशन वर्थ 40 नहीं 4,18,000 एंड इश्यू इक्विटी शेयर बोला गया 100 का फेस वैल्यू दिया गया है। परचेज देन मतलब यहाँ पे है ना इश्यू शेयर जो है अदर देन कैश कंसिडरेशन का क्वेश्चन है। पास बोला गया जनरल एंट्री हमको करना है एट पार पे, एट डिस्काउंट पे, ठीक है, और एट प्रीमियम पे, मतलब तीनों पे हम लोग को जनरल एंट्री करना है। ठीक है, इस बच्चों इस क्वेश्चंस को आप लोग अपने हिसाब से समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा पहले हम लोग को जो है ना पहले निकालना पड़ेगा जो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस तो देख सकते हो, जो नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालना है तो पहले तो ऐसे देख लो। ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर इशू एट पार पे है, आप 4,18,000 को 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 4,000 बन जाएगा, सॉरी ठीक है जीरो, तो 4,180 रुपया बन जाता है उसका शेयर। अब जैसे अगर बन गया तो अब आगे लिखा 10% डिस्काउंट के हिसाब से, तो 90 रुपये तो वैसे ही बनेगा, तो 90 से डिस्काउंट कर लेंगे इतना शेयर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एट प्रीमियम पे करते 10 रुपया जोड़ लेंगे तो इसका इतना शेयर बन जा रहा है, और इसको अगर हम लोग प्रीमियम 10% के हिसाब से करते हैं तो इसका एंट्री बनेगा। तो ये सारा का सारा एंट्री आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें और बना लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी बात अभी अगर डिटेल में अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वैसे भी हम बना के समझा भी रहे हैं, यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है। यहाँ पे जो है कितना शेयर्स निकला नहीं निकला, ठीक है, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, इसकी एंट्री क्या है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है ना भैया, क्योंकि अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में लंबा वीडियो बन जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे मुझे तो रिवाइज करना है, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल। मैंने 5 क्वेश्चंस की मैंने बात बोला था, बोला यहाँ पे फर्म करंट रेशियो 2.5:1 करंट रेशियो दिया गया फर्म का, कंपनी का लिक्विड रेशियो दिया गया 1.5:1। इफ करंट लायबिलिटी बोला गया 60,000 दिया गया, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड स्टॉक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बातें करेंगे जो इसका जो करंट क्या बोलते हैं, करंट जो रेशियो होता है, जो करंट रेशियो हम लोग निकालते कैसे, करंट रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो करंट रेशियो निकालने के लिए आप यहाँ पे सी आर इक्वल टू क्या करते हो सी ए, अब बाई में क्या करते हैं यहाँ पे सी एल। अब करंट रेशियो कितना दिया 2.5, तो 2.5/1 करंट एसेट आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो सी ए वैसे हो जाएगा। सी एल कितना दिया हुआ 60,000, यहाँ पे 60,000। अब इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, यहाँ जो सी ए है वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1,50,000 रुपया आ रहा है, यही है। ठीक है ना, 1,50,000 रुपया हो गया आपका करंट एसेट। अब लिक्विड एसेट आपको निकालना है, तो लिक्विड एसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है यहाँ पे, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं लिक्विड एसेट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो लिक्विड एसेट का, सॉरी लिक्विड रेशियो का अगर बात करें एल आर की अगर बातें करें तो रेशियो क्या दिया 1.5, तो 1.5 अपॉन हो जाएगा आपका 1, और सी ए तो करंट एसेट अभी निकाले हैं 1.5 लाख, तो यहाँ पे 1,50,000 इस तरीके से आ जाएगा। अब भाई में करंट लायबिलिटीज निकालने हैं या नहीं निकालने, नहीं लिक्विड एसेट निकालने हैं, तो लिक्विड करंट एसेट है ना भैया, हाँ बिल्कुल है, तो यही निकालो ना, करंट लायबिलिटी जब दिया ही गया है तो इसका करंट एसेट आपका निकल जाएगा ना, कितना दिया हुआ 60,000, तो 60,000 रुपए के हिसाब से निकालो, आराम से निकल के आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करो, तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 90,000 निकल के आ गए। कैलकुलेट करना है स्टॉक निकालने के लिए क्या करना होता है, करंट एसेट में से लिक्विड एसेट को माइनस कर लेंगे, तो आपका स्टॉक जो है 60,000 रुपया निकल के आ जाएगा। फाइनली आपका यही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है बच्चों,
तो आई होप आपको इस वीडियो में अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश किया, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड अगर बात करें सीए सीएस फाउंडेशन सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।